वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लैंडर्स इंफ्रैक्शन एनालिसिस मींस FIA जो आपका पेपर थर्ड लर्निंग एंड टीचिंग टॉपिक्स। तो सबसे पहले फ्लैंडर्स इंफ्रैक्शन एनालिसिस बताने से पहले मैं बताना चाहूंगी, कक्षा में जितनी अच्छी अंतःक्रिया होगी शिक्षण उतना ही अच्छा होगा। द बेटर द क्लासरूम इंटरेक्शन द बेटर वुड बी द टीचिंग। हर एक शिक्षक अपनी कक्षा में राजा की तरह होगा। कक्षा में किस तरह का वातावरण होगा यह शिक्षक के व्यवहार करने पर। अध्यापक के व्यवहार का अर्थ होता है वे कक्षा के अंदर और बाहर होने वाली प्रक्रिया का व्यवहार का अनुमान लगा। बेन जॉनसन का कहना है, बोलो ताकि मैं तुम्हें जान सकूं। किसी व्यक्ति के बारे में बनने वाली राय उसके बोलचाल पर आधारित होती है। शब्दों का प्रयोग, बोलने का ढंग आदि उस व्यक्ति के बारे में बताता है। फ्लैंडर्स इंफ्रैक्शन एनालिसिस जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज इंफ्रैक्शन। इंफ्रैक्शन क्या है? एक लाइन में अगर हमें बताना है इंफ्रैक्शन, तो इंफ्रैक्शन मींस इंफ्रैक्शन बिटवीन टू पीपल, टू पर्संस और टू कैटेगरीज। जैसे कि अभी जो हमारे आपसे बातचीत हो रही है, जो इंटरेक्शन हो रहा है किसके बीच में? टीचर और स्टूडेंट। द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन एंड दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अंतःक्रिया क्या होती है? जब टीचर क्लास में एंटर करता है तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बातचीत होती है उसे अंतःक्रिया कहते हैं। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, when the teacher enters the classroom, the environment is noisy or pupil chatting. That is the उसका अनुमान लगाना मीन्स उसके डिटरमिन करना, that is called interaction analysis. और अगर वहाँ क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज इंटरेक्शन 4 नंबर में, तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि अध्यापक की हर क्रिया, चाहे वे शाब्दिक यानी कि वर्बल हो या अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल हो, सीखने वाले को प्रभावित करती है। अध्यापक का दिया हुआ मार्गदर्शन, उसका भाषण, उसका प्रश्न पूछना, उसका गृह कार्य देना आदि सारी क्रियाएं लगातार जो होती हैं, यहाँ तक कि उसके अशाब्दिक में नॉन वर्बल व्यवहार जैसे थोड़ी देर तक के लिए रुक जाना, ये सब अंतःक्रिया कहलाता है। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, every action of the teacher, whether verbal or non-verbal, has its influence upon the learners. The direction being given by the teacher, asking questions, assignments, homework, etc., all are influence the learners. Even the non-verbal behavior of the teacher, such as pausing for a while, movement in the classroom, also have their effect on the learners. इंट्रैक्शन हमारा क्लियर हो गया। अब है हमें एनालिसिस। फ्लैंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस में अब है एनालिसिस। एनालिसिस मींस किसी विश्लेषण करना, जिसे कहते हैं एनालिसिस इन हिंदी, इट इज कॉल्ड इज विश्लेषण। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बातचीत हुई उसका विश्लेषण करना ही एनालिसिस कहलाता है। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, इंट्रैक्शन एनालिसिस इज अ स्पेशलाइज्ड रिसर्च procedure that provides information about only a few of many aspects of it. It is an analysis of spontaneous communication between teacher and a pupil. जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में वार्तालाप यानी कि बातचीत हुई है उसका उसी टाइम जो हम एनालाइज करते हैं कि उसको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में, क्या चीज समझ में नहीं आई, that is called analysis. Interaction analysis, that is called interaction analysis. Classroom interaction may be analyzed suitably in order to judge the competency of the teacher. The analysis is done as objectively as possible. जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो बातचीत हुई है उसका जो विश्लेषण करना ही इंटरेक्शन एनालिसिस कहलाता है। अब हमें यहाँ फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस में इंटरेक्शन क्लियर हो गया, एनालिसिस क्लियर हो गया। अब जी इंटरेक्शन एनालिसिस किसने किया था? फ्लैंडर्स ने किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। 1959 में फ्लैंडर्स ने अंतःक्रिया विश्लेषण की वर्ग पद्धति का विकास किया था, इसलिए यह पद्धति और शिक्षक परीक्षण तकनीकी उसके नाम से प्रचलित है।
इस पद्धति में शाब्दिक यानी कि वर्बल व्यवहार और नॉन वर्बल के बारे में बात की गई है। इन इंग्लिश ड्यूरिंग द ईयर 1959 फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस का एनालिसिस was developed by an Ned A. Flanders। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। Flanders interaction analysis. Now, Flanders thought of this method in 1951. This method was formulated for teachers' effectiveness and student health. This method is used specifically for verbal behavior and class communication. The communication between the student and the teacher is generally verbal rather than non-verbal. Flanders believed that the verbal behavior of the classroom reflects upon on the general class behavior. Verbal behavior can be analyzed with great faithfulness. हिंदी मीडियम के लिए इन 1959 में फ्लैंडर्स ने इस विधि के बारे में सोचा और इस पद्धति को शिक्षक प्रभावशीलता और छात्र कल्याण के लिए तैयार किया गया। इस पद्धति का उपयोग विशेष रूप से मौखिक व्यवहार और कक्षा संचार के लिए किया जाता है और छात्र शिक्षक के बीच संचार गैर मौखिक के बजाय आमतौर पर मौखिक होता है। फ्लैंडर का मानना था कि कक्षा में मौखिक व्यवहार का सामान्य वर्ग को दर्शाता है और मौखिक व्यवहार का विश्लेषण बड़ी ईमानदारी के साथ किया जाता है। जो फ्लैंडर्स इंटरेक्शन है उसने क्या बताया था कि इस पद्धति के साथ 3 सेकंड या उससे भी कम समय में होने वाली किसी भी गतिविधि की व्यवस्थित विश्लेषण किया जा सकता है। यह विश्लेषण का एक तथ्यात्मक और वैज्ञानिक तरीका है। इस पद्धति का मुख्य महत्व 2 या 2 अधिक व्यक्तियों के बीच प्रभाव या प्रतिक्रिया है। Means with this method, any activity that takes place in 3 seconds or even less than can be systematically analyzed. This is factual or scientific methods of analysis. The main importance of this method is initiation and response between the 2 or more individuals. जो मैंने अभी आपको बताया कि इंटरेक्शन एनालिसिस जो है फ्लैंडर्स ने इसीलिए इसका नाम फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस रखा। इसमें वे ऑब्जर्व करता था क्या कि टू ऑब्जर्व द टीचिंग बिहेवियर ऑफ द टीचर ऑब्जेक्टिवली टू प्लान द स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू रेमेडी हिज बिहेवियर एज मेक हिम सुटेबल फॉर टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। फ्लैंडर्स ने इसमें इंटरेक्शन में ये सारी चीजें का अनुमान लगाया था। और अब इसमें हमारा मेन आता है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस की क्या कैटेगरीज थी। फ्लैंडर्स ने इसको कितनी चीजों में कितने भागों में बांटा, कैसे इसने ये सारी कैटेगरीज मेन है हमारा इसके बारे में। जब हमारे क्वेश्चन आता है 60 मार्क्स का व्हाट इज फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, आप सबसे पहले वे लिख लेते हैं। उसके बाद उसमें आपको ये 10 पॉइंट्स मेन है जो कि आपको लर्न करनी है। फ्लैंडर्स has divided the class behavior between the students and the teacher into 10 categories. The division is teacher talk 7 categories, student talk 2 categories, last one is silence or confusion 1. For Hindi medium students, Flanders ने छात्रों और शिक्षकों के बीच कक्षा व्यवहार को 10 श्रेणियों में विभाजित किया है। विभाजन इस प्रकार है: शिक्षक बातचीत 7 श्रेणियां, छात्र बातचीत 2 श्रेणियां, मौन या भ्रम 1 श्रेणी। First 7 categories have also been divided into 2 parts. The first part is direct talk and the other is indirect talk. पहली 7 श्रेणियों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिस्सा है प्रत्यक्ष बातचीत और दूसरा है अप्रत्यक्ष बातचीत। Means the teacher talk in the classroom has direct influence or indirect influence on the students. In all the teacher talk consists 7 categories. The first 4 categories belongs to indirect influence and the 3 categories concern direct influence. तो ये आपके फ्लैंडर्स ने इन्हें इस तरह से बांटा था। Now, meaning of various categories, जो उन्होंने कैटेगरीज में जिस तरह से उनको विभाजित किया था फ्लैंडर्स ने। तो सबसे पहला आता है हमारा
इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष प्रभाव, अप्रत्यक्ष प्रभाव जिसमें वो कहते हैं कि शिक्षा पहले 4 श्रेणियों में इस पद्धति से अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों को प्रभावित होता है. For in English medium students, the teacher affects the students indirectly in this method in following first 4 categories. जैसे कि छात्रों की इसमें क्या है इनडायरेक्ट में क्या समझना, छात्रों की भावनाओं को स्वीकार करता है, प्रशंसा करता है, प्रेरित करता है, छात्रों के विचारों को स्वीकार करता है और प्रश्न पूछता है. इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स indirect में first acceptance of the feelings, praises, accepts pupil, ask questions. And for direct influence, lecturing, giving directions, criticizing. प्रत्यक्ष प्रभाव में भाषण देना और निर्देश देना और अधिकारी की आलोचना. और लास्ट वन आपको बताई दी है. तो फर्स्ट कैटेगरी आती है हमारी एक्सेप्ट फीलिंग. इन दिस कैटेगरी द टीचर एक्सेप्ट्स द फीलिंग ऑफ द स्टूडेंट. This category the teacher have a right to demonstrate their feeling. मतलब भावनाओं को स्वीकार करना. पहली कैटेगरी है भावनाओं को स्वीकार. इस श्रेणी में शिक्षक छात्रों की भावनाओं को स्वीकार करता है. इस श्रेणी में छात्रों को अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का अधिकार देता है. और इजी वे में अगर आप लिखना चाहें, the teacher tries to understand how students feel, whether they are happy or sad. Their feeling may be positive or negative. The teacher may be predict about their feeling or he may just record in his mind how they feel. Accept feeling में ये भी आप लिख सकते हैं इजी वे में कि बच्चों को कैसे वो समझता है. शिक्षक छात्रों की भावनाओं को स्वीकार करता है. वे समझने का प्रयत्न करता है कि छात्र कैसा महसूस कर रहा है, वे प्रसन्न है या उदास है. ठीक है. नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी प्रेज और एनकरेज. The teacher praises the activities of the students, saying good, excellent, and encourages them by promoting them to explain or say more, explain more, elaborate further. Means प्रशंसा का प्रोत्साहन देना. प्रेज और एनकरेजमेंट सेकंड कैटेगरी है. प्रशंसा का प्रोत्साहन देना. शिक्षक छात्रों की गतिविधियों को अच्छा, उत्कृष्ट कहते हुए उनकी प्रशंसा करता और उन्हें समझने के लिए या अधिक समझने का आगे विस्तृत करने आदि को बढ़ावा देकर प्रोत्साहित करता है. और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कक्षा में पढ़ाते हुए अध्यापक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उनकी प्रशंसा करता है. कभी कभी वे कहते हैं गुड, नाइस, फाइन, एक्सीलेंट. अध्यापक की प्रवृत्ति हौसला देने वाली होती है इसमें और वे उसे अच्छा, बहुत अच्छा ऐसा बोलकर व्यक्तित्व करता है. For English medium students, the teacher praises the students in different situations. When his teaching in the classroom goes, sometimes he says good, nice, excellent, and the teacher has an encouraging attitude. Is revealed by saying yes, okay, all right, go ahead. तो इससे क्या होता है, बच्चे को प्रेज मिलने से, एनकरेजमेंट मिलती है तो उसका जो काम करने की इच्छा होती है वो और बढ़ती है. पहला हमारा था एक्सेप्ट फीलिंग मीन्स भावनाओं को स्वीकार करना. दूसरा था प्रेज और एनकरेजमेंट मीन्स प्रशंसा और प्रोत्साहन देना. सेकंड आता है एक्सेप्टिंग और यूजिंग आइडियाज. मीन्स इन दिस कैटेगरी द टीचर एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ द स्टूडेंट. ही एक्सप्लेन देयर सजेशंस और आइडियाज इन हिज ओन वर्ड्स और स्टाइल. तीसरी श्रेणी में विचारों को स्वीकार करना या उपयोग. इस श्रेणी में शिक्षक छात्रों के विचारों को स्वीकार करता है. वे अपने सुझाव या विचार अपने शब्दों या शैली में समझता है. और इजी लैंग्वेज वैसे तो आपको क्लियर हो ही गया, फिर भी छात्र के सुझाव गए विचार को अध्यापक स्वीकार करता है और उसे आगे स्पष्ट करता है. मतलब जो स्टूडेंट्स या जो बच्चे जो बताते हैं उसी के आइडियाज को ही लेकर जो अध्यापक है वो उन्हें समझाता है कि किस तरह ऐसी परिस्थिति में अध्यापक उनके विचारों को स्पष्ट करता है या विस्तार से आगे समझाता है. और कभी कभी अध्यापक छात्रों के कोई विषय से संबंधित समस्या को देकर ही समझाने लगता है. इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, द टीचर एक्सेप्ट्स द आइडियाज पुट by a student and explain it further. A few other students don't understand those views. The teacher in the situation clarify those points, elaborate them,
and sometimes the teacher makes the student think and speak something on a topic or issue given by the teacher. ठीक है, ये था हमारा थर्ड की एक्सेप्ट और यूजिंग आइडियाज, विचारों को स्वीकार करना और उपयोग, आस्किंग क्वेश्चंस। फोर्थ है हमारा आस्किंग क्वेश्चंस। This category includes only asking questions. After asking questions, the teacher should necessarily get the answer. Fourth, प्रश्न पूछना। फोर्थ श्रेणी क्या है, चौथी श्रेणी क्या है, प्रश्न पूछना। इस श्रेणी में केवल प्रश्न पूछना शामिल है। प्रश्न पूछने के बाद शिक्षक को आवश्यक रूप से उत्तर प्राप्त करना चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, इसको और एलाबोरेट करने के लिए हम लिख सकते हैं, टीचर पुट्स क्वेश्चन इन द क्लासरूम एंड द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव द आंसर। ठीक है, जो टीचर है वो क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट आंसर देता है। For all the questions, the students are expected to give the answer. The question may be of any type: diagnostic, comprehension, teaching, etc. All such questions in this category. जो टीचर जब प्रश्न पूछता है तो इसमें सारी तरह के प्रश्न पूछते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, अध्यापक कक्षा में प्रश्न पूछता है और छात्रों से उत्तर देने की अपेक्षा करता है। ये प्रश्न प्रभावित अवस्था में है कि जैसे कि आपने क्या सीखा, पुनरावृत्ति करना या उनसे क्वेश्चन की जांच कर। नेक्स्ट है अब हमारा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस और डायरेक्ट टीचर बिहेवियर, प्रत्यक्ष प्रभाव या प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष शिक्षक। इसमें क्या आता है हमारा लेक्चर कैटेगरी। फिफ्थ, lecture method. This is a kind of verbal interaction and this category is used for giving information or for apprising someone of some opinions or when the teacher is trying to explain something or discussing them. Means व्याख्यान करना, पांचवी कैटेगरी के व्याख्यान करना या भाषण देना भी कहते हैं इसको हम। यह एक प्रकार की मौखिक बातचीत। इस श्रेणी का उपयोग किसी को कुछ राय देने के लिए या जब शिक्षक कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है या किसी चीज के बारे में चर्चा करने के लिए किया जाता है। मीन्स अध्यापन करते हुए शिक्षक छात्रों को भाषण देता है और वे सुनते हैं, वे वास्तविक बातों को बताता है, जानकारी देता है विषय वस्तु से संबंधित। मान लीजिए शिक्षक गद्य की कोई एक पंक्ति का या किसी कविता का पद्यांश का स्पष्टीकरण करता है तो छात्र को कुछ शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयत्न करना होगा। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इट इज लेक्चरिंग। हिंदी में क्या है, भाषण देना, व्याख्यान करना मतलब भाषण, लेक्चरिंग। During the teacher is lecturing the students and they are listening to him or her. He or she is telling the facts, giving information or expressing his opinion about the content. Suppose a teacher is explaining some line of the stanza out of poem. He or she is making the student understand the meaning of some words. Next है sixth category, giving direction. डायरेक्शन देना, निर्देश, क्या कहते हैं उसको, निर्देश देना, दिशा निर्देश देना। English medium student, instructing the children to do something in the class is called giving direction. Like all students will stand in front or sit down and do the work. दिशा निर्देश देना, बच्चों को कक्षा में कुछ करने के लिए निर्देश देना, या जैसे सभी छात्र सामने खड़े होंगे या बैठो, काम करो, जैसा निर्देश देना। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए लिखना है तो डायरेक्शंस मींस the teacher give direction which the students have to follow. Sometimes he gives command or order which the students are expected to comply. For example, the teacher asks the students open their poetry books. It is a direction for students. The teacher dictates a sum of arithmetic and asks the students to solve them. That is the order of the teacher which the students are expected to comply. मतलब निर्देश देना, पढ़ाते हुए अध्यापक छात्रों को निर्देश देता है जिसे उन्हें अनुसरण करना होता है, मतलब पालन करना होता है। अध्यापक छात्रों को अपनी कविताओं की पुस्तक खोलने को कहता है। ये शिक्षक का छात्रों का दिया गया निर्देश है। या शिक्षक अंक गणित का एक प्रश्न पूछता है और कहता है लिखो, उसे हल करना, यह एक निर्देश, दिशा निर्देश देना। सेवेंथ कैटेगरी है क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी। इट मींस
This is used when the teacher criticizes student for his improper behavior and says, I don't like this, or I will turn you out of the class. Be silent, get out. क्रिटिसाइज करना मतलब अध्यापक क्या करता है, क्रिटिसाइज करना मतलब आलोचना करना और औचित्य प्रधा करना मीन्स अधिकारियों की आलोचना करना या उनके पक्ष में बोलना। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, अधिकारियों की आलोचना करना या उनके पक्ष में बोलना। अध्यापक यह तब उपयोग किया जाता है जब शिक्षक अनुचित व्यवहार के लिए छात्रों की आलोचना करता है या कहता है मुझे यह पसंद नहीं या मैं आपको कक्षा से बाहर कर दूंगा, चुप रहो, जाओ बाहर। मतलब अध्यापक किसी छात्र या छात्रों के व्यवहार की आलोचना करता है, वे अपनी ही अधिकार के पक्ष के में या संस्था के प्रधान के अधिकार के पक्ष में बोलता है। उदाहरण, एक छात्र साथ में बैठे दूसरे छात्र से लड़ता, अध्यापक बदनाम छात्र से व्यवहार या आलोचना करता है, फिर वे इस कुछ सजा देता है। कभी कभी ऐसे करते हुए अध्यापक कारण बताता है, ऐसे उसने पूछा सभी छात्रों की नजरों में या आपने अधिकार को स्पष्ट करा ताकि उसे सब सबक सीखे, वो उससे सबक सीखे। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? The teacher criticizes the behavior of a student or he tries to justify his own authority or of the head of the institution. For example, one student sitting in the classroom quarrels with the neighboring student. The teacher criticizes the behavior of the student. Then he gives some punishment. उसे जब वो पनिशमेंट या सजा देता है, उसे क्रिटिसाइज करता है, मतलब उसको पनिशमेंट देता है कि आपने ये गलत किया है। He tries to highlight before all the students, को हाईलाइट करता है कि his own authority so that they may all learn the lesson from it, कि उसकी पनिशमेंट से सब सीख सकें। The teacher justifies his action. Next है pupil talk, means pupil talk. This has been subdivided into two categories. The first, student talk and response, and the other is pupil talk conversation. Means छात्र बातचीत। pupil को क्या कहते हैं? छात्र बातचीत। छात्र बातचीत। This has been subdivided into two categories. This has been divided into sub two categories. The first, student talk response, and the other is pupil talk conversation. छात्र बातचीत इसे दो समूहों में विभाजित किया गया है। पहली छात्र बातचीत का प्रतिक्रिया और दूसरी छात्र बातचीत वार्तालाप, जिसमें कि छात्र और टीचर के बीच अध्यापक के पूछे प्रश्नों का छात्र जवाब देते हैं। प्यूपिल टॉक रिस्पॉन्स, जिसमें छात्र बातचीत की प्रतिक्रियाओं, जब शिक्षक के छात्रों से सवाल पूछता है तो उसे सवाल के जवाब देते हैं और मौखिक तरीके से निर्देश का पालन करते हैं। फिर ये प्रतिक्रिया इस तरह से श्रेणी में आती है। आठवीं श्रेणी क्या है? अध्यापक के पूछे प्रश्नों को छात्र जवाब देते हैं। प्यूपिल रिस्पॉन्स द क्वेश्चन। प्यूपिल टॉक में प्यूपिल रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन पुट बाय द टीचर। अध्यापक छात्रों से कुछ प्रश्न पूछता है, उनका जवाब देते हैं। ये छात्र प्रश्नों के साथ दिए गए निर्देश अनुसार जवाब देते हैं। छात्रों को ठीक उतना ही बोलना होता है जितना अध्यापक ने पूछा। ठीक है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, pupil talk response. Pupil talk response में teacher put some questions to the student and they give answers to those questions. Here the student give answer according to the direction given along with it. The answer may be to previous knowledge test questions and obey the instructions in the verbal manner, and then all these responses come in this category, pupil teacher response. Next है हमारा pupil initiation, मतलब छात्र का छात्र प्रारंभ। छात्र प्रारंभ और इसको क्या कह सकते हैं? छात्र स्वयं बोलते हैं। प्यूपिल इनिशिएशन मतलब प्यूपिल छात्र जो है उसमें इनिशिएट लेते हैं स्वयं बोलने का।
थोड़ा सा नेट पे इशू हो गया था, दोबारा से देखते हैं। 9th पॉइंट हमारा था प्यूपिल इनिशिएट टॉक। कहाँ पे थे हम? 9th पॉइंट पे। प्यूपिल इनिशिएट टॉक मतलब छात्र प्रारंभ से ही इन छात्र स्वयं बोलते हैं, मतलब उसमें उन्होंने इनिशिएट लेते हैं आंसर देने के लिए। Pupil initiate means in this the student initiate the decision and are curious to ask a question and saying something. This kind of response is included in this category. The expression of ideas by the student is included in this category. मतलब the student initiate talk at their own. They start putting questions to the teacher in order to seek more clarification or not topic. They do is on order and knowledge enhance their understanding of the topic. मतलब जो छात्र हैं वो अध्यापक के विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए या अपने ज्ञान को समृद्ध करने के लिए विषय से के संबंध में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, मतलब छात्र इसमें छात्र चर्चा शुरू करते हैं और प्रश्न पूछने और कुछ कहने के लिए उत्सुक होते हैं और इस श्रेणी में इस तरह की प्रतिक्रिया शामिल है। छात्रों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति को इस श्रेणी में शामिल किया गया। नेक्स्ट है आपका 10th लास्ट, साइलेंस और कंफ्यूजन। साइलेंस और कंफ्यूजन मीन्स मौन या भ्रम या विभ्रांति, विभ्रांति भी कहते हैं। साइलेंस और कंफ्यूजन, in this case the student silence or confusion comes under this category. During the teaching, the teacher sometimes observes silence for a few seconds. There may be sometimes pauses shown by the teacher. जैसे कभी कभी क्लास में हम बोल रहे होते हैं तो एकदम शांत हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टीचर पुट्स अ क्वेश्चन टू द होल क्लास, देन देयर इज अ पॉज ऑफ अ फ्यू सेकंड। जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा और 1 सेकंड का पॉज दिया, फ्यू सेकंड, व्हिच क्यों? द टीचर knowingly gives so that the students are able to think, gain confidence and stand up to give the answer. In some other situations, when the teacher is lecturing here or there, he observes silence in order that his continuous speaking may not become dull affair for the students. There may be still another situation when the teacher stops for a while due to some confusion going on his mind, but this silence remains uninterrupted by the learners. ये जो है स्टूडेंट्स के लिए होती है कि मौन, कक्षा में छात्र की चुप्पी या भ्रम इस श्रेणी में आता है। मौन या भ्रम, हिंदी में मौन या भ्रम या विभ्रांति। पढ़ाने के दौरान कभी कभी अध्यापक मौन होता है, कभी कभी ऐसे करके अध्यापक विश्राम को संकेत करता है और कभी कभी अध्यापक के मन को में ही एक उलझन के कारण यह स्तब्धता होती है। जैसे कक्षा में प्रश्न पूछा, फिर कुछ क्षण के लिए जानबूझकर रुक जाता है ताकि छात्र सोच सके, आत्मविश्वास प्राप्त कर सके, खड़े होकर जवाब दे सके। दूसरी परिस्थिति में जब अध्यापक भाषण दे रहा है तो यहाँ वहां रुक जाता है ताकि उसे के लगातार बोलने से वे खुद या छात्र उब ना जाए, मतलब बोर ना हो जाए। फिर दूसरी परिस्थिति हो सकती है जब अध्यापक अपने मन में ही उलझन के कारण कुछ देर के लिए रुक जाता है। तो ये आज आपको फ्लैंडर्स इंफ्लेक्शन एनालिसिस की 10 जो 10 कैटेगरीज जिसे कहते हैं 10 श्रेणियों में इंफ्लेक्शन फ्लैंडर्स ने इन्हें विभाजित किया था। तो एक बार वैसे आपको बता दिए, इसमें नेक्स्ट आता है कोडिंग और डिकोडिंग जो आपको डॉक्टर में सर पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और अभी फिलहाल एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो 10 कैटेगरीज हैं फ्लैंडर्स ने दिए, जो 10 कैटेगरीज फ्लैंडर्स इंफ्लेक्शन एनालिसिस, इसको हम कहते हैं FIA। FIA मीन्स फ्लैंडर्स इंफ्लेक्शन एनालिसिस और FIAC भी होता है फ्लैंडर्स इंफ्लेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज। तो फ्लैंडर्स इंफ्लेक्शन एनालिसिस एक अगर हम समरी कर लेते हैं कि उन्होंने क्या किया था। There are 10 categories of verbal behavior in this system which are divided into 3 categories: teacher talk, pupil talk, silence and confusion. In English, first we discuss in English. Flanders inflection analysis. The first section is teacher talk. Teacher talk should be divided into 2 categories: indirect influence and direct influence. In indirect influence, there are 4: accept feeling of the student, praise or encourage, accept pupil's idea, ask question. मतलब पहले टीचर जो है स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को समझता है, उन्हें प्रेज करता है, फिर उनसे
उन्हीं के आइडियाज को उनको उनके आइडियाज से ही समझाता है, फिर क्वेश्चन पूछता है। ये है इनडायरेक्ट में। देन डायरेक्ट, लेक्चरिंग, गिविंग डायरेक्शन, क्रिटिसाइजिंग। डायरेक्ट में क्या करता है, वो लेक्चर देता है, फिर डायरेक्शंस देता है, फिर क्रिटिसाइज करता है, अपनी बच्चों को अथॉरिटी देता है बोलने की। नेक्स्ट है प्यूपिल टॉक, जिसमें क्या है, प्यूपिल रिस्पॉन्स, प्यूपिल गिव रिस्पॉन्स और प्यूपिल इनिशिएट टॉक, प्यूपिल को बोलने का मौका दिया जाता है। और लास्ट वन इज साइलेंस और कंफ्यूजन, जिसमें बच्चा मौन रहता है। तो ये आपके इंग्लिश में थे। एक बार मैं हिंदी में भी इनको बता देती हूँ। फ्लैंडर्स ने इन्हें 10 विभागों में विभाजित किया है, जिसमें कि उसके 3 मुख्य विभागों में बांटा गया है। पहला है शिक्षक वार्ता, छात्र वार्ता, मौन। शिक्षक वार्ता मीन्स टॉक, टीचर टॉक, छात्र वार्ता मीन्स प्यूपिल टॉक, मौन या विभ्रांति मीन्स साइलेंस और कंफ्यूजन। अब फ्लैंडर्स ने उन्हें टीचर टॉक को 2 भागों में विभाजित किया। अप्रत्यक्ष प्रभाव मीन्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, और प्रत्यक्ष प्रभाव मतलब डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। अप्रत्यक्ष में आता है छात्रों की भावनाओं को स्वीकार करना, मतलब उनकी फीलिंग्स को समझना, एक्सेप्ट फीलिंग। देन एनकरेज करना, प्रोत्साहन करना, प्रशंसा करना। देन आपका थर्ड आता है छात्रों को एक्सेप्ट और यूजिंग आइडियाज, छात्रों के विचारों को स्वीकार करता है और उनके विचारों का उपयोग करता है, मतलब जो उन्होंने आइडियाज दिए उन्हीं के तरीके से उन्हें समझाता है। फोर्थ है आस्किंग क्वेश्चंस, मतलब प्रश्न पूछना। पहला जो अप्रत्यक्ष है उसमें हमारे 4 हैं। छात्रों की भावना को स्वीकार करना, मतलब सब फीलिंग। प्रशंसा करता है, यानी कि प्रेज करता है। छात्रों के विचारों को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट पीपल्स आइडिया। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है, फोर्थ मींस आस्किंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में 3 भाग आते हैं। भाषण देना, यानी कि लेक्चर देना। निर्देश देना, यानी कि गिविंग डायरेक्शंस। डायरेक्ट में आता है लेक्चर, गिविंग डायरेक्शंस। एंड देन क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाई द अथॉरिटी मींस अधिकारों की आलोचना करता है या उनके पक्ष में बोलता है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्यूपिल टॉक। प्यूपिल टॉक में 2 आते हैं। प्यूपिल टॉक में प्यूपिल गिव रिस्पॉन्स, में छात्र उत्तर देता है, और दूसरा है प्यूपिल इनिशिएशन, मतलब छात्र स्वयं बोलने से पहल करते हैं। और लास्ट वन है साइलेंस और कंफ्यूजन, मौन या विभ्रांति। अब आपका एक बार अच्छे से रिवीजन हो गया है, बाकी डिकोडिंग और कोडिंग डॉक्टर हमेशा पढ़ाएंगे। आपके 10 पॉइंट क्लियर होगी। जब हम किसी भी क्लास में पढ़ाने जाते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट में फ्लैंडर्स ने इसे 10 भागों में विभाजित किया था। तो 10 विभागों में विभाजित किया, उसमें उसने 3 भागों में बांटा, टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक और साइलेंस और कंफ्यूजन। टीचर टॉक को उसने 4 भागों में बांटा, और डायरेक्ट टीचर टॉक को इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में बांटा, इनडायरेक्ट को 4 भागों में बांटा, और डायरेक्ट को 3 भागों में बांटा। लास्ट प्यूपिल टॉक को 2 भागों में बांटा, और लास्ट को साइलेंस एंड कंफ्यूजन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।